जर्नी कैसे रही जब आपको पता चला, आपने माता पिता को बताया? सो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था। मैं घर एकदम से भाग के आया, मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी मेरे कमेंट हो गए। तो माँ का प्यार छलक गया, माँ का प्यार आंसुओं के रूप में छलका। फिर मैंने पापा को फ़ोन लगाया। हाँ, पापा बोलते, हाँ क्या हुआ, शाम की ट्रेन पकड़ रहे हो? मैं नहीं। कहते थे, मैं कहा हो गया। तो एकदम से निकला शाबाश, एंड फिर वही फादरली ड्यूटीज। अच्छा अब आगे क्या है? ट्रेनिंग के दौरान की बात है, बट शायद वो एक स्टार्ट था जो बीमारी मुझे हुई। मेरे मिड सेक्शन पे ब्लोज आए। वो ब्लोज ने आगे चल के मुझे एक ऐसी डिजीज दे दी जो शायद लाइफ टाइम मेरे साथ है। जैसे मैं जब यूरिनेट करता हूँ तो मेरे यूरिन में प्रोटीन लीकेज होता है। मुझे एडमिट कराया गया, वहां से मेरा यूरिन टेस्ट हुआ एंड दे गॉट इन दैट आई एम लूजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन माय यूरिन। सो इट वाज लाइक मेरा ब्लड प्रेशर इतना गिर गया था कि मुझे वहां से ले जाया गया। उस राउंड में मुझे पेपर हैंड ओवर किया जाता है। वो पेपर में लिखा होता है कि यू आर बीइंग पुल्ड आउट ऑन मेडिकल। जब आपने ये चीज़ अपने माता पिता को फिर बताई तो सर क्या उनका रिएक्शन था और आपने कैसे बताया? इट वाज ओवर द फोन और आप अपना बैग लेके सीधे पहुंच गए? सर मेरे पिताजी को ये बात पता है, मेरी माताजी को ये बात कभी भी नहीं पता। मेरी माताजी एक माइग्रेन पेशेंट है और हमें ये चीज़ मना की गई है कि उन्हें ना ही बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा गम कोई भी चीज़ उन्हें नहीं बतानी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जय हिंद अक्षत, जय सर। एंड वेलकम टू आवर शो एसओएच स्पॉटलाइट। एंड आपसे मिलके, मैंने आपकी कहानी आपसे ज़ुबानी फ़ोन पे सुनी थी एंड मुझे मिलके और सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा ये कहानी हर एक देशवासी तक जानी चाहिए और ख़ासकर हमारे फौजी और फौजी फ्रेटर्निटी को। मुझे एक चीज़ आपसे जाननी थी, जो मैं आपसे उस समय बात कर रहा था तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। वो ये कि नेवल एकेडमी ज्वाइन करने से पहले जी आपकी जो जर्नी रही है, परिवार परिवार के तौर पे या स्कूल के तौर पे, तो वो मुझे अपनी थोड़ी फैमिली हिस्ट्री और नेवल एकेडमी ज्वाइन ज्वाइन करने से पहले के जो कहानी रही है आपकी फैमिली की, वो थोड़ा सा आप बताएं। जी श्योर सर। तो सर ये कहानी स्टार्ट होती है 2002 में, जब मेरा जन्म हुआ। बहुत ही एक न्यूनतम परिवार में जन्म हुआ। एक छोटी सी फैमिली थी, मैं, मेरे मम्मी पापा, हम तीन। पापा टेक्सटाइल में थे, टेक्सटाइल में मिल वर्क करते। वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है सर एक छोटे बच्चे की, जिसने सपना देखा कि कुछ तो करना है और कुछ बड़ा करना है। कैसे, शायद उसके पेरेंट्स को भी उस टाइम पे नहीं पता था, पर वो बच्चा सपना देख चुका था। मुझे याद है सर, मैं शायद 3rd क्लास में था। तो हम सबकी आदत होती है बचपन में कि हम वो करते हैं कि हमारे ऊपर से अगर हवाई जहाज निकला तो हम पूछते हैं कि ये क्या है, क्या है। सो आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैंने भी पूछा, तो मुझे जवाब मिला कि अरे ये एक इंसान ही उड़ाता है। सो कहीं वो एक नन्हे अक्षर त्रिपाठी में दिमाग में बैठ गया कि एक दिन शायद मैं भी उड़ा सकता हूँ ये। और कहानी वहाँ से आगे बढ़ी। हम पहले पीथमपुर में रहते थे। पीथमपुर एक SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जैसा मैंने बताया कि पिताजी क्योंकि वहाँ पे थे, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उसी में से एक टेक्सटाइल में वो थे। मैं नाम नहीं लेने लूँगा उस कंपनी का। तो उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को एक चीज़ के लिए हमेशा धन्यवाद देता हूँ सर, कि शायद एजुकेशन कम थी, पैसे कम थे, लेकिन मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा थी और लाइफ की समझ बहुत ज़्यादा थी। नहीं तो आज से 22-23 साल पहले ये डिसीजन लेना कि सिर्फ एक ही बच्चा होगा, क्योंकि हम फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, और जो होगा हम पूरे एफर्ट्स इसी पे डाल देंगे। तो सबसे पहला सैल्यूट तो मेरे पेरेंट्स को है, जिन्होंने वो डिसीजन लिया उस टाइम पे। नाउ कमिंग बैक टू माय स्टोरी, मेरी कहानी। जब मैं 7th क्लास में आया तो मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अब हम महू शिफ्ट हो जाएंगे। महू थोड़ा सा लाइक मध्य प्रदेश, राइट? हाँ, मध्य प्रदेश। सो महू इज मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। हम महू शिफ्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि हम जहाँ रह रहे थे उससे हम लगभग 17-18 किलोमीटर हम थोड़े से अच्छे एरिया की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि अब जैसे होता है ना, हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो अच्छे एजुकेशन दे उसे, एटलीस्ट मुझसे एक स्टेप आगे है। एग्जैक्टली। Right. कि एक हर पेरेंट होता है कि जो लाइफ मैं देख रहा हूँ या जो स्ट्रगल मैं सह रहा हूँ, मेरे बच्चे वो ना सहे। बस उसी सोच के साथ वो लोग निकले। जो भी था, जितना भी था, सब लेके महू शिफ्ट हो गए। ठीक, वहाँ से मेरा एडमिशन हुआ महू के एक अच्छे स्कूल में। कम खाया, फटा पहना, लेकिन एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।
ये एक चीज़ थी जो मेरे साथ हमेशा रही। 12th खत्म होती है 2019 में उस बच्चे की जिसने शायद एक सपना देखा था। सर 6th-7th क्लास ऐसी होती है जहाँ मुझे लगता है कि आप सबसे ज़्यादा उस स्टेज में जा रहे होते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि होश संभालना। टेक्निकली आप उस स्टेज में होते हैं जहाँ पे आप चीज़ें और दुनियादारी समझना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज के डेट में लोग 12वीं करने के बाद भी दिशाहीन हो जाते हैं। मैं क्या ही बोलूँ उस मामले में, बट उस टाइम पे जब हम महू शिफ्ट किए, अब आप समझिए कि जब आप अपने अपने नित्य जीवन में रेगुलर लाइफ में आप देख रहे हैं कि एक आर्मी ऑफिसर आ रहा है, एक आर्मी ऑफिसर जा रहा है, न्यूली कमीशन ऑफिसर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, उनका अटायर कितना अच्छा है, वे ऑफ बिहेविंग अच्छा है, उनके बात करने का तरीका, चलने का तरीका, उनकी लाइफस्टाइल, जिस तरीके से मतलब एक एक ओवरऑल पैकेज निकल के जो जो चीज़ सामने आती है विथ होल्डिंग अप द स्पिरिट ऑफ द नेशन, दैट फीलिंग, वो चीज़ कहीं इम्बाइब कर गई, घर कर गई अंदर। कब वो चीज़ दिल में बैठ गई नहीं समझ आया, और कब वो लड़का जो उड़ना चाहता था उड़ते उड़ते फाइटर पायलट बनने का सपना देखने लग गया नहीं पता चला। 2019 में मैं एसएसबी दिया, मैंने एसएसबी दी और भोपाल से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ 5th ईयर। सो दैट वाज लाइक फर्स्ट फेलियर ऑफ माय लाइफ। आईआईटी का भी एग्जाम दिया था, आई गॉट एडमिटेड इनटू ट्रिपल आईटी, बट दैट वाज नॉट समथिंग, जितनी मेहनत मैंने की थी इट वाज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, मेरे पिताजी ने कहा, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से मुझे बहुत ट्रस्ट जताया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें तुम पे ट्रस्ट है, तुम पे भरोसा है, तुम्हें जो करना है करो। मैंने 1 साल और दिया खुद को। 12वीं के बाद उस जैसे मध्यम वर्गीय परिवार में खुद को 1 साल देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 1 साल और दिया, और जहाँ 2019 में मेरे हाथ में कुछ नहीं था, 2020 में मेरे हाथ में सब कुछ था। मेरा आईआईटी भी क्लियर हुआ, मतलब जेईई एडवांस बहुत अच्छी रैंक से 3 डिजिट रैंक थी मेरी, ऑल इंडिया रैंक अंडर 650, और साथ ही साथ मेरा एसएसबी भी क्लियर हुआ। मैं 21 एसएसबी बैंगलोर से रिकमेंड हुआ फॉर इंडियन नेवी। अब ये इंडियन नेवी के रिकमेंडेशन की जर्नी भी अपने आप में एक रोलर कोस्टर राइड रही है, बट ये आपके रिकमेंडेशन की हम बात करें तो कब हुआ था, कौन से ईयर में? जी ये 2020 दिसंबर में हुआ था। 20 दिसंबर, Yes. ओके। और आपका जो आईआईटी है जो आपने क्लियर किया था, क्रैक किया था, उसी साल 2020 के 2020 वाला जो आईआईटी जेईई था वो वाला क्लियर हुआ। सो बेसिकली, और आईआईटी में आपको कौन से में एडमिशन मिला था? सर आई वाज एडमिटेड टू आईआईटी मद्रास। ओके, परफेक्ट। सो बेसिकली अक्षत, कैडेट अक्षत त्रिपाठी, यस यू आर द ओनली चाइल्ड ऑफ योर फैमिली, राइट? माँ बाप और आप हैं, माता जी पिताजी, सो इट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली, राइट? जॉइंट फैमिली नहीं है। और आपके पिताजी टेक्सटाइल में काम करते थे, जी। तो उनका कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं रहा। देखा जाए तो आप सिविलियन बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आप उस माहौल को रोज जीते थे, देखते थे, महसूस करते थे, तो आपका जो प्यार है फौज के प्रति वो वहाँ धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, एंड आपने सोचा कि बड़े होके मुझे फौज ज्वाइन करनी है, राइट? परफेक्ट। सो अक्षत, जैसा कि आपने बताया, सो बेसिकली आपको फौज ज्वाइन करने की प्रेरणा आपके आसपास की सराउंडिंग से मिली और अच्छी परवरिश अपने माता पिता से मिली, राइट? जी। अच्छा, जब मान लीजिए आपका जब एकेडमी में हुआ, सो ये कौन सा अटेम्प्ट था जब आपका हुआ? नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, कुछ लास्ट अटेम्प्ट तक जाना भी नहीं चाहते। सो बेसिकली आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? जी ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ये सेकंड अटेम्प्ट था? जी जी। और मतलब फर्स्ट में कॉन्फ्रेंस आउट, एंड 12 एसएसबी भोपाल से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, और 21 एसएसबी बैंगलोर से आई गॉट रिकमेंडेड। ओके, सो आप बैंगलोर से रिकमेंड हुए थे। जी सर। स्कूल से एकेडमी तक की जर्नी, एकेडमी इन द सेंस हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं आपके रिक्रूटमेंट सेंटर की बात कर रहे हैं। सो वहाँ पे जब ये न्यूज़ मिली आप सेलेक्ट हो गए, जी उसके बाद एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, माता को पिता को बताना, जी। और बताने के बाद एकेडमी के वो दिन जीना, राइट? सो वो जर्नी कैसे रही जब आपको पता चला, आपने माता पिता को बताया? सो व्हाट वाज देयर रिएक्शन, और फिर एकेडमी के दिन कैसे रहे आपके? जी थोड़ा हास्यास्पद है, मतलब इट्स लिटिल समथिंग टू लाफ अबाउट। जब मेरा एसएसबी का कॉल लेटर आया था तो मेरे पापा का ये रिएक्शन था कि आर यू श्योर यू वांट टू गो, बिकॉज एसएसबी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब सबसे टफेस्ट इंटरव्यू है वो। जी। उनका कहना ये था कि यू हैव ऑलरेडी अचीव समथिंग, तुम अपने एक अच्छी पोजीशन पे हो,
यहाँ से तुम बहुत आगे जा सकते हो, तुमने जो अचीव करना था वो कर लिया है। मतलब वो बात कर रहे थे आईआईटी मद्रास में ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो जी। तो व्हाई यू वांट टू लीव दिस, है ना? वो आप छोड़ना क्यों चाह रहे हो? ऑलरेडी अचीव्ड है, राइट? जी। ओके। तो कहीं ना कहीं बात कुछ और थी, पीछे का संदेश कुछ और था। पीछे का संदेश शायद वो प्यार था, इकलौता बेटा है, पीछे का प्यार शायद था वो। पर सर जुनून तो हमें भी जाग चुका था, हमें भी तो जाना था फौज में, हमें भी चाहिए थी वो वर्दी। ठीक है, तो पिताजी ने कहा कि एक काम करो, फर्स्ट डे की करा लो टिकट जाने की। और जाने का प्लान इस तरीके से बना कि जब हम भोपाल गए थे तो वहाँ पे हमने रिटर्न फाइल नहीं किया था। जब एसएसबी जाते हैं, सो जो भी गए हैं वो शायद रिलेट कर पाए कि जब आप एसएसबी के लिए जाते हैं तो आप रिटर्न टिकट आना जाना आप क्लेम कर सकते हैं। जी। तो भोपाल क्योंकि बहुत करीब था तो मैंने क्लेम नहीं किया था, कोई सेंस नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा कि मेरे पास क्लेम पड़ा हुआ है, मैं चले जाता हूँ। मेरी प्लानिंग देखी यहाँ से स्टार्ट होती है, मैं चला जाता हूँ। मैं वहां से गया, पापा ने कहा ठीक है तुम फर्स्ट डे का रिटर्निंग टिकट करा लो, क्योंकि फिर बैंगलोर से और इंदौर आना थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा कि नहीं फर्स्ट डे तो हो जाऊंगा, फर्स्ट डे तो बाहर नहीं आऊंगा। सो मैंने कहा नहीं करवा लो, एक बी ऑन सेफर साइड। हाँ। तो मैंने कहा बस सेफर साइड की अगर मान लो कि कुछ उल्टा सीधा हुआ तो तुम आ जाओगे वापस। ठीक है चलिए। फिर उन्होंने मुझे 5th डे का भी करा दिया, मतलब उनको शायद पता था कि बेटे का तो नहीं होने वाला है। फर्स्ट डे में गया, कॉन्फिडेंस के साथ गया था। और शायद ये मैं आज मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन उस टाइम जब मैं गया तो शायद यही चीज मेरी मजबूती बनी, मेरी स्ट्रेंथ बनी कि मैंने उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि मेरा इंटरव्यू है। वो चीज एक हल्के माइंड के साथ गया तो मेरी ट्रू चीजें बाहर आई। कई बार प्रेशर में क्या होता है, आपकी ट्रू चीजें छुप जाती हैं और आप जो बनावटी चीजें दिखाना चाहते हैं, खुद को अच्छा दिखाना चाहते हैं, वो चीजें कई बार अच्छी नहीं होती हैं और वो आपको बर्बाद कर देती हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। सो वो फ्रीनेस से मेरी ट्रू चीज बाहर आई। मैं फर्स्ट डे हुआ, मैं पापा को फोन किया कि पापा मेरा हो गया। सो पापा ठीक है, टिकट कैंसिल करा दिया। ठीक है, मैं 4th डे शाम को मैंने पापा को कॉल किया। मैंने कहा पापा मुझे पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही है कि मेरा हो जाएगा। वो आती है हर किसी भी कैंडिडेट को, हर एग्जाम के बाद एक हल्का सा अंदेशा होने लग जाता है कि शायद हो जाएगा। वो शायद वाला फैक्टर आ चुका था 4थे दिन। 5वें दिन कॉन्फ्रेंस, वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कॉन्फ्रेंस खिंचा लंबा। अगर आपका कॉन्फ्रेंस लंबा खिंचता है तो मतलब आप बॉर्डर केस हैं कि आपके ऊपर बातचीत चल रही है अंदर। अब हम बैठे हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, मामला टाइट बिल्कुल। फिर आते हैं सर अपने रिपोर्ट्स लेके एंड वही स्टैंडर्ड ये हुआ, कोई बात नहीं, आपका नहीं हुआ। तो वो एक स्टैंडर्ड कहानी हर एसएससी में सुनाई जाती है। फिर बोले कि 2 लोग रिकमेंड हुए और चेस्ट नंबर पढ़ना स्टार्ट किया। तो पहला चेस्ट नंबर ही कॉल्ड आउट वाज 7। मेरा कोर्समेट, he is commissioned now, he is serving into the forces from Kerala. Okay, he is in Air Force. No, Navy. Okay. Navy. Yeah. He was from Science School Kolkonda. I'll not take the name because he's serving officer right now. And दूसरा चेस्ट नंबर उन्होंने बोला मेरा। What was your chest number? My chest number was 17. Okay. +7, मतलब that time it was 70. फिर recommend होने के बाद मुझे प्लस का अलग चेस्ट नंबर मिला। सर मैं यहाँ पे बस एक चीज कहूंगा कि उस मोमेंट को सिर्फ जिया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसे लोग पूछते हैं कि पता कैसा लगता है, पर आप शायद शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकते। रिकमेंडेशन एक ऐसी फीलिंग है जिसे आप सिर्फ रिकमेंड होके जी सकते हैं। आपको, मुझे नहीं पता कि बीइंग ऑन द 7th स्काई, 7वें आसमान पे होना कैसा फील होता है, पर अगर शायद ऐसा कुछ फील होता है तो वही है जो मुझे फील हुआ था। मैं वहां से निकला, मैं बहुत खुश था। मैं घर एकदम से भाग के आया, मम्मी को फोन लगाया, मम्मी मेरे रिकमेंड हो गया। तो माँ का प्यार छलक गया, माँ का प्यार आंसू के रूप में छलका। ठीक है, कोई बात नहीं, वो खुशी के आंसू थे, वो उन पिछले 19 साल के दर्द के आंसू थे जो एक माँ ने झेले थे ताकि उसका बेटा एक अच्छी जगह पहुंच सके। फिर मैंने पापा को फोन लगाया। हाँ, पापा बोलते हाँ क्या हुआ, शाम की ट्रेन पकड़ रहे हो? मैंने कहा नहीं। कहते फिर? मैंने कहा हो गया। उन्होंने फोन काट दिया। मैंने फिर फोन लगाया, कहते मजाक कर रहे हो? मैंने कहा नहीं सच में हो गया। तो एकदम से निकला शाबाश, एंड फिर वही फादरली ड्यूटीज, अच्छा अब आगे क्या है। सो वो एकदम से शाबाश से मतलब खुशी जाहिर करते करते वापस से, ताकि बेटा कहीं वापस बहक ना जाए कि अब आगे क्या है। वो कहा जाता है ना कि माँ अच्छे से एक्सप्रेस करना जानती है क्योंकि उसने पाला है,
लेकिन बाप एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन वो हर दिन उस चीज़ को देखता है अपने बच्चे को, सो वो साइलेंस को पढ़ता है। तो शायद वो कम शब्द जो उन्होंने कहे कि शाबाश, वो बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा एक थे। शाबाश सर, वो मुझे लाइफ टाइम हमेशा एंड एक्चुअली वो अचीवमेंट होती है एक बेटे के Yeah, लिए, exactly. राइट? और सर वो शाबाश अचीवमेंट भी होती है, और वो हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो एक शाबाश जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस दे जाता है ना सर, वो कुछ और ही लाइफ में आपको जो मेरे साथ इतनी सारी चीजें हुई, वो शाबाश शायद हमेशा मेरे पीछे खड़ा था। राइट। वो शाबाश एक बैक सपोर्ट बन के खड़ा था कि मेरे पिताजी को मुझ पर ट्रस्ट है, मैं कर लूंगा और हो जाएगा। ओके, सो ये आपका रहा रिक्रूटमेंट होने से लेके घर तक वो न्यूज़ जाने और उनसे मिलने तक। जी। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि मान लीजिए जब आपकी जर्नी फाइनली बैग पैक हुआ, माता पिता ने प्यार से अलविदा कहा, सो वो पहला दिन होता है कि बैग लेके आना और फिर दोस्त बनना, और कहा जाता है कि आपकी अच्छी से परेड भी कराई जाती है ना, सीनियर्स कराते हैं। सो वो कैसा एक्सपीरियंस? सर ओरिएंटेशन होता है सर। हाँ, हाँ। तो सर एकेडमी ज्वाइन करना मेरे लिए इतना आसान नहीं रहा था, क्योंकि पोस्ट रिकमेंडेशन जो हमारे मेडिकल्स होते हैं, मैं उसमें अनफिट था। आई वॉज 22 kg ओवरवेट, मैं 22 किलो ओवरवेट था। माई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल, मैं 22 किलो ओवरवेट था। एंड जो भी एसएसबी के प्रोसेस से गया है उससे पता होता है कि अगर आपको टीआर मिलता है टेम्परेचर, तो आपके 42 डेज होते हैं, आप वो टीआर क्लियर कराएं। सो मुझे उसका और हाइपरटेंशन का टीआर मिला था। मैं 29th डे कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में था, एंड आई वॉज डिक्लेयर्ड फिट फॉर द वेट। फॉर दी वेट ओके, दैट मीन्स आई रिड्यूस, इसका मतलब है कि मैंने 29 दिन के अंदर अंदर 22 किलो वजन घटाया था। कितने दिन के अंदर? 29 दिन के अंदर 29 दिन के अंदर 22 22 kg? किलो अरे वजन वाह, घटाया। मुझे लगता है कि डाइट प्लान आपसे बनवाना चाहिए। सर डाइट प्लान से ज्यादा ये एक जुनून है। हाँ। मैं शायद आज ही मैं ये चीज ना कर पाऊँ, उस टाइम वो जुनून था, वो सर पे सवार था कि करना है तो बस करना है। वो हुआ, लेकिन लखनऊ में भी मुझे हाइपरटेंशन के लिए फिर अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया। अब अगर आपको अपील मेडिकल बोर्ड में भी अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन होता है कि आप चिट्ठी लिखते हैं दिल्ली को कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि मुझे अनफिट डिक्लेयर करके मेरी अभी तक की सारी मेहनत आप बिल्कुल खत्म कर दें, जीरो शून्य कर दें। मुझे एक मौका और दीजिए, मुझे एक बार फिर से टेस्ट करिए, अगर मैं फिट होता हूं तो मुझे आगे भेजिए। अब इसे हम जो रिव्यू मेडिकल बोर्ड कहते हैं, ये आपका हक नहीं है, ये डिस्क्रिशन है। किसका? अपर अथॉरिटीज का, कि वो आपको देंगी या नहीं देंगी। दिस इज नॉट योर राइट। AMB अपील मेडिकल बोर्ड इज योर राइट। SMB के बाद जो 42 डेज वाला है, दैट इज योर राइट, वो आपको मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो है वो आपका राइट नहीं है, वो ऑन द डिस्क्रिशन है। शायद साथ रहा उनका, मुझे डिस्क्रिशन मिला, मुझे कॉल आया, मैं R&R से फिट हुआ, और यहाँ पे आके हाइपरटेंशन मेरा पहली रीडिंग जब मैंने देखी, तो मेरी पहली रीडिंग फिर उसी वाले रेंज में घूमने लग गई जहाँ पे अनफिट डिक्लेयर किया था। हाँ, मैं थोड़ा सा बाउंड्री लाइन से अंदर था, तो जस्ट सेव। लेकिन उसके बाद मेरी रीडिंग्स नॉर्मल रही। एक रीडिंग ऐसी आई जिसको देख के मेरी आज भी रिपोर्ट्स में वो रीडिंग पे सर्कल है, एंड इट इज बीन रिटन कि जिसको हाइपरटेंशन है उसकी रीडिंग आ ही नहीं सकती। सो हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर, और मेरी वो रीडिंग थी जिसमें मेरा ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 था। सो आपको जब हाइपरटेंशन होता है तो आप कितनी भी मेडिकेशन कर लें, कितना भी मेडिकेशन ले लें, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो 90 नहीं आ सकता। दैट मीन्स मुझे हाइपरटेंशन नहीं है, वो शायद मैं घबरा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो इसलिए बीपी अप डाउन हो रहा है, पर मुझे हाइपरटेंशन नहीं है। सो वो एक ही रीडिंग में मुझे फिट करा दिया। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई एकेडमी की। ठीक है, एकेडमी हमने ज्वाइन की। अच्छा, एकेडमी ज्वाइन करने से लेकर के पहले दिन स्क्वाड्रन पहुंचने के बीच में हमारे पास कुल 21 दिन थे, क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था, कोविड पीरियड। काफी प्लान्स बने हम लोगों के कि हम साथ में चलेंगे, ये चलेंगे। सारे बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं, क्योंकि वो ढूंढ लेते हैं दूसरे को कि कौन कौन साथ में जा रहा है। मिल जाता है, मोरलेस मिल जाता है, क्योंकि जब आपको ज्वाइनिंग लेटर्स मेल होते हैं तो उसमें सीसी में सबके नाम पड़े होते हैं कि किस किस को मेल गया है, तो आप उनको मेल करके नंबर्स ले लेते हैं। प्लान बना, सब कुछ बना, तो मेरे कई कोर्समेट्स मतलब ऑल अक्रॉस द इंडिया हम सब मिले। हम मुंबई में पहले मिले, तो मतलब ज्वाइन करने से पहले ज्वाइन करने से पहले दोस्ती हो गई। हाँ, दोस्ती हो गई कि भैया हम कोर्समेट्स हैं, साथ में ओरिएंटेशन साथ में करेंगे। सो वहाँ से हम यहाँ से आपने बताया कि इनिशियली वहाँ से आपने ईमेल आईडीज एक्सचेंज किए और वहाँ से
एकेडमी में मिलने से पहले एक दूसरे को जाना नहीं, लेकिन दोस्ती हो गई एंड जर्नी स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि पता था कि अब ये हैं जो हैं मतलब ब्रदर इन आर्म्स। सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। हम मुंबई में मिले, हम मुंबई में 5 लोग मिले। मुंबई से गोवा जाते जाते वो 5 की जनसंख्या बढ़ के 11 हो गई, और हम 11 ही लोग थे जो ट्रेन से अलग अलग चैनल से लोग आ रहे थे। हम 11 लोग मिले, हम सारे उतरे, हमने रिपोर्ट किया। हाँ, और वो 21 दिन जब हम एकेडमी में पहुंचे तो हम क्वारंटीन थे, हम मेन एकेडमी स्ट्रक्चर से बाहर थे। तो हमें लगा लोगों ने एकेडमी का इतना हवा बना रखा है कि यार डिफेंस एकेडमी, डिफेंस एकेडमी, डिफेंस एकेडमी, इट्स टफ, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट सम रैंडम इंजीनियरिंग, ये साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ये डिफेंस एकेडमी है, यहाँ पे चीज़ें टफ होती हैं, इतना आसान नहीं है, यहाँ पे आपको इतना थकाया जाता है कि आपका सर, देयर इज अ वेरी फेमस थिंग, बहुत एक कहावत है कि डिफेंस एकेडमीज में आदमी इतना थका होता है कि वह नींद में जा चुका होता है इससे पहले कि उसका सर अगले को छुए। सो यू गो टू स्लीप बिफोर योर हेड हिट्स योर पिलो। सो इतना आप थके होते हैं, इतना एग्जॉस्ट होते हैं आप। हमें लगा क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल तो है, चल रहा है। हमें क्या पता था, बैठे हैं कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि आ रहे हैं नए नए लोग। आप बात करें अपने सीनियर्स की कि वो इंतजार कर रहे थे, है ना? ठीक है, ओके। तो 21 दिन खत्म हुए। 21 दिन में हम प्रॉपर रात को सोते थे, सुबह उठते थे। हमें लगा ये तो ठीक है, प्रॉपर एथलीट है, उसका एक हम डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, खाना अच्छा मिल रहा है, सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी एकेड्स क्लासेस कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं। क्योंकि फौजी ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका सीनियर इंटरेक्शन, वो तो अभी तक हुआ ही नहीं था। तो इसीलिए हमें चीजें आसान लग रही थी क्योंकि एवरीथिंग वाज गोइंग ऑफिशियल। सो आप क्यूरियस थे कि हुआ नहीं, या डर था कि यार हो नहीं? सर हम तो क्यूरियस थे ना। अच्छा, हमें क्या पता था कि अंदर क्या होता है। हम तो बहुत साधारण सिविल बैकग्राउंड है, हमें तो लगता था कि इट इज ऑल वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा वो है। बट जब हम गए वहां पे एकेडमी में, जब हमारा सीनियर से इंटरेक्शन हुआ, सो फील हो गया कि व्हाई पीपल से कि डिफेंस एकेडमी टफ है और डिफेंस एकेडमी आसान नहीं है। फर्स्ट डे ओरिएंटेशन का कुछ अच्छी अच्छी चीजें हुई, कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें हुई, और उस दिन ही पता चल गया कि अगले 4 साल आसान तो नहीं रहने वाले हैं। पर सर उस दिन ये चीज का भी अनुभव हो गया कि यहाँ पे अगर ये 4 साल निकाल लिए तो जो अक्षय त्रिपाठी अंदर घुसा है वो अक्षय त्रिपाठी तो बाहर नहीं निकलेगा। एक लड़का अंदर घुसा है और एक मतलब एक आदमी बाहर निकलेगा। ये अनुभव मुझे हो गया था सर। सो ये हम बात कर रहे हैं कि एकेडमी की। सो इनिशियली आप एनडीए गए, राइट? नहीं सर, मैं आई नहीं गया। आईएनए, जी, ओके, इंडियन नेवल एकेडमी। जी, फाइन। सो वहाँ पे कितना वक्त आपने वहाँ पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग या गुजारा होगा? सर मैंने वहाँ पे कुल 5 टर्म्स बिताए प्रॉपर। 5 टर्म्स मतलब 2.5 साल? 2.5 साल नहीं सर, 2.5 साल नहीं थे, इफेक्टिवली दोस वर 2 इयर्स, क्योंकि कोविड की वजह से जो टर्म्स थे वो कंप्रेस्ड थे। मतलब टर्म्स छोटे थे क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर डिलेड आ रहे थे। बस टेंटेटिवली अगर हम 5 अगर आप इफेक्टिवली बात करें, करें, अगर आप नॉर्मल ड्यूरेशन में जाते तो हाँ 2.5 साल की ट्रेनिंग हमने की थी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वो भी इंटेंस रही थी बहुत ज्यादा। तो अक्षत, अभी आपका मतलब कहना ये है कि जो आपके वो 4 दिन की जो आप बात बता रहे हैं कि वो जो 4 दिन होते हैं, उन 4 दिनों में जो लर्निंग जो मैंने आपसे पूछा था कि कोई एक चीज़ जो आपको याद रहे हो, जो आप शेयर करना चाहें। सो बेसिकली एक तो शायद मैं आपकी बातों से समझा कि शिकायत करना उसमें सिखाता है कि शिकायत नहीं करनी है, करेक्ट? दूसरा ये जज्बा जगाता है कि मेरी साइड से मेरी टीम के लिए कोई भी किसी भी तरीके की मतलब परेशानी खड़ी ना हो, मतलब मैं वीकनेस उसकी ना बनूं, करेक्ट? सो ये 2 चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ ये कि 4 दिन, क्योंकि आपने बताया 4 दिन एक बहुत लंबा वक्त होता है जिसमें अच्छे से बैंड बजाती जाती है, रगड़ा जाता है। तो उस 4 दिनों में शिकायत ना करने के साथ साथ अपने दुख को भूल कर, जो कि आप बता रहे कि कईयों के फ्रैक्चर हो गए थे, खुद को भी प्रॉब्लम थी, तो वो दिमाग में रहता ही नहीं है। सो इस तरीके से फौज अपनी ड्रिल बनाती है कि आपको ना दुख महसूस हो, ना आप दुख की कंप्लेन करो, और वो जज्बा जगा रहे कि अपनी टीम या अपने फ्रेटर्निटी या अपने यूनिट को आगे लेके चलता है ना? सो राइट, यही आप बताना चाह रहे हैं कि ये मैंने 4 दिन में फील किया, एंड ये मेरा एक लर्निंग रहा है अपने उस ट्रेनिंग का हिस्सा। एकदम सर, जो एक बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया, जज्बा। तो जज्बा ही है वो जो आगे लेके जाता है, क्योंकि दर्द सबको होता है,
ह्यूमन बीइंग है तो दर्द होगा, पर उस दर्द से भी भारी कोई एक फीलिंग है जो पुश फॉरवर्ड कर रही है। अगर मैं एक फोर्स इधर से लगाऊं, एक फोर्स इधर से लगाऊं, तो जो फोर्स ज्यादा होगा वो उस तरफ खिसक जाएगी। सो इफ दिस इज द पेन, ये दर्द है और ये जज्बा है, तो जज्बा हैज टू बी द ग्रेटर फोर्स। वो पेन को दबा के आपको खींच के लेके चला जाएगा। गुड एग्जांपल दिया। सो ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हम बात कर रहे थे कि आपके उस टाइमिंग के टेन्योर के जो आपने वहाँ पे गुजारा, अपनी ज़िंदगी का बहुत अहम 2.5 साल वहाँ पे दिए, और उसके बाद ज़िंदगी में जो आप परिवर्तन यूनिफॉर्म पहनते हुए देखना चाह रहे थे, ऑल ऑफ सडन सपना मैं कहूँ टूट गया या अपने सामने टूटता हुआ दिख रहा था, कि ऐसा क्या हुआ कि आपको मेडिकली बोर्ड आउट कर दिया गया? वो क्या परिस्थिति थी, किस कारणों से निकाला गया, एंड उस समय आप पे एग्जैक्टली क्या गुजरी? सर ये ट्रेनिंग के दौरान की बात है। आपके हम जब ट्रेनिंग अकेडमीज में होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी स्क्वाड्रन्स होती हैं। मैं जिस स्क्वाड्रन से ताल्लुक रखता था उस, तो अब जब आप एक टेन्योर बिताते हैं, एक टर्म बिताते हैं 5 महीने का, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप अगर आपने कभी हैरी पॉटर देखी हो तो आप शायद रिलेट कर पाएं, क्योंकि बहुत सिमिलर है लाइफ। जैसे वहाँ पे हैरी पॉटर में हाउसेस थे अलग अलग, वैसे हमारे स्क्वाड्रन्स हैं, वो भी एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करते थे और एक चैंपियन हाउस बनाते थे। वैसे ही हम चैंपियन स्क्वाड्रन बनाते हैं। सो बॉक्सिंग मैच था, कुछ चीज़ें हुई, कुछ गर्मा गर्मी, वो जवान खून, और मैं चीज़ें वो खुल के नहीं बताना चाहता उतनी, बट शायद वो एक स्टार्ट था जो बीमारी मुझे हुई। मेरे मिड सेक्शन पे ब्लोज आए, वो ब्लोज ने आगे चल के मुझे एक ऐसी डिजीज दे दी जो शायद लाइफ टाइम मेरे साथ है। मुझे कहाँ तक लेके जाएगी मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली उस डिसीज का क्या नाम है और उसका क्या फ़र्क पड़ता है इंसान की ज़िंदगी में? जी, इसका नाम है MPGN, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें आप जब यूरिन, जैसे मैं जब यूरिनेट करता हूँ, तो मेरे यूरिन में प्रोटीन लीकेज होता है। दिस इज़ अ वेरी रेयर प्रॉब्लम, इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज। ये 20 लाख या 30 लाख मीन्स 2 या 3 मिलियन में से किसी एक को होती है। तो लोना लाइटर रोड लाखों में एक बनना था, पर ऐसा भी लाखों में एक नहीं बनना था। बट ठीक है, शायद नसीब को ही मंजूर था, ये हुआ। मैं अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, सिंपल भाषा में, जो हमारे ऑडियंस को भी समझ में आए, उससे ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या हो जाता है उससे? सर, आपको ज़िंदगी में एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी बॉडी में स्वेलिंग आएगी, जाएगी, वीकनेस महसूस होगी, बट ऑल ऑफ अ सडन पुश, एकदम से आपके क्रिएटिनिन लेवल शूट किए, चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होना स्टार्ट हुई, और शायद 3 महीने के अंदर पता चला कि किडनी एकदम खत्म हो चुकी है। तो आपका कहना है कि ये ऐसी डिसीज जिस पे किडनी पे फ़र्क पड़ता है? जी, ये किडनी डिजीज है। किडनी डिसीज है। ये किडनी डिजीज। तो क्या इज इट अ क्यूरेबल डिसीज? नो, और कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज क्यूरेबल नहीं होती। मतलब अगर मान लीजिए जैसे नॉर्मली हम सुनते हैं कि उसकी किडनी फेल हो गई तो किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है और उसकी जान बच जाती एक है। अलग ऐसी किडनी डिजीज है जिसमें कि आप अगर किडनी ट्रांसप्लांट भी करवा देते हैं तो ट्रांसप्लांटेड किडनीज में भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज। व्हाट डज दैट मीन कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही आपकी बॉडी ऑर्गन्स के खिलाफ काम कर रही है। तो आप फॉरेन किडनी ट्रांसप्लांट करा दीजिए, फॉरेन मतलब कि फॉरेन किडनी डाल दीजिए, आपकी जो नॉर्मल, उसके खिलाफ बॉडी काम करने लग जाएगी। ओके, सो बेसिकली हम बाहर की बात करें तो किडनी जब खराब हो जाती है, हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उसकी जान बच जाती है। लेकिन आपके केस में हम बात करें कि किडनी अगर ट्रांसप्लांट भी हो जाती है तो वो किडनी भी खराब हो जाएगी। जी, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि किडनी में क्या हुआ कि किसी को स्टोन हुआ, चाहे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम जी, तो वो तो जो आपकी पेरेंट किडनी है उसमें प्रॉब्लम है, बॉडीली चेंजेस थोड़ी है, बॉडी में कोई चेंजेस थोड़ी है। आपने वो खराब किडनी निकाली और नई किडनी इम्प्लांट कर दी, स्टार्ट रीनल फंक्शन नॉर्मल हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऊपर जो अटैक हो रहा है, जो बॉडी फंक्शंस हो रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम है। तो इसके खराब होने के बाद अगर मैं नई भी डाल दूंगा तो वो तो प्रॉब्लम वापस होगी और इसको भी खराब कर देगी। तो ये कभी थी नहीं? नहीं सर, नहीं था। और अगर होती भी तो मेडिकल में पता चल ही जाता। मेडिकल में पता चला। तो ये बाद में ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये हुई? हाँ, जहाँ तक है मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स में भी लिखा गया कि
ट्रेनिंग की वजह से हुई है। मैं एग्जैक्ट मेडिकल रिपोर्ट्स कोट नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ा सा डिस्क्रीट मामला है। तो जब ये आपको पता चला इतनी डिटेलिंग में, जब कब पता चला, मतलब एक तो होता है कि मुझे आज पता चला मुझे कोई डिसीज है। बैंगलोर मैंने पहला रिपोर्ट से किया एनएचएस नवजीवनी में, जब मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी। मुझे इमरजेंसी रिपोर्ट से कराया गया। मेरी स्वेलिंग इतनी थी कि मैं जो फॉर्मल पैंट्स पहनता था वो घुटने के ऊपर नहीं आ रही थी। इतनी स्वेलिंग हो गई थी। आई वाज लाइक स्वोलन पोटैटो। मुझे एडमिट कराया गया। वहाँ से मेरा यूरिन टेस्ट हुआ एंड दे गॉट इन दैट आई एम लूजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन माय यूरिन। 24 hours यूरिन प्रोटीन जब कराया, so I will give you very figure, the exact figures. A healthy human roughly, excretes nearly 200 to 250 mg of protein a day. 24 hours की यूरिन अगर कलेक्ट किया जाए और उसमें आपका प्रोटीन कंटेंट निकाल जाए तो वो कुछ 250 से 300 मिलीग्राम आएगा। When I was suffering with this problem, मेरी रिपोर्ट्स हैं, I was losing 4.7 grams of protein that time. तो कहाँ 250 मिलीग्राम और कहाँ 4.7 ग्राम। अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाना चाहूँ किसी को तो कहाँ पौना किलो 250 ग्राम और कहाँ 470 किलो। आप अंतर समझ पा रहे हैं दोनों में? तो अभी अक्षय जो आपने मुझे बताया कि हर दिन इतना प्रोटीन लॉस होता था, तो वो एक बार आंकड़ा फिर आप मुझे बता सकते हैं जनरली क्या वो आंकड़ा होता है नॉर्मली जब कोई यूरिन डिस्चार्ज करता है, और आपके साथ क्या हो रहा था? एक बार दोबारा सुनना चाहूँगा वो। जी, मतलब अगर आप 24 घंटे का अपना यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं 24 आवर्स में, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इवन आफ्टर एक्सक्रीशन, जब आप एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीशन बोल रहा हूँ, एक्सर्शन, जब आप एक्सर्ट करते हैं बॉडी को, जब थकाते हैं अपनी बॉडी को, तो नॉर्मली इट्स लाइक कि 200 mg से कम, बट एक्सर्शन के बाद भी परमिसिबल लिमिट इज 350 mg to 400 mg, इससे ज़्यादा नहीं। आई वॉज लूजिंग अराउंड 4.7 ग्राम्स, लगभग 4.5 ग्राम से ज़्यादा। सो अगर मैं इसको नॉर्मल टर्म से समझाने जाऊँ तो एक तरफ है पौना किलो, जो आम भाषा में अगर लोग समझ सकते तो पौना किलो, और एक तरफ है 450 किलो। ये अंतर था। तो अभी जब ऐसा हुआ तो जब आपको ये ऑल ऑफ सडन पता चला कि ऐसा है, और क्या इतना डीप जो आप मुझे बता रहे हैं, क्या उस समय डॉक्टर ने भी इतना आपको बताई जानकारी, या ये जानकारी धीरे धीरे आपने हासिल की, बस पता चला मेडिकली मुझे निकाला जा रहा है और ऐसी कुछ बीमारी जिसमें मेरी किडनी काम नहीं कर रही है या नहीं करेगी? सर मुझे पहले वहाँ पे बताया गया, जैसा आपने पूछा कि कैसे ये चीज़ आगे बढ़ी, अगर मैं सही समझाऊँ कि फाइनल डॉक्यूमेंटेशन कैसे हुआ, फाइनल वो वर्डिक्ट कैसे है। तो 2 डॉक्टर्स इन्वॉल्व हुए मेरे केस में। पहले तो डॉक्टर्स पता ही नहीं कर पा रहे थे कि प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि दिस वाज प्रॉब्लम व्हिच वाज अंडरलाइन समवेयर। मेरे जो बाकी के टेस्ट होते हैं जो कि करवाए जाते हैं, M3, M4 मल्टीपल माइलोमा, C3, C4 मल्टीपल माइलोमा, आपके सारे कंप्लीट ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी और जो भी तरीके के टेस्ट हो सकते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता था। मतलब उसमें मेरा कैंसर टेस्ट हो चुका था, या मुझे कहीं वो तो नहीं है, मतलब कुछ गठान टाइप की तो नहीं है, सारे टेस्ट हो चुके थे और सब नेगेटिव आ रहा था, सब कुछ परफेक्ट आ रहा था। समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। अच्छा, एट द वेरी सेम टाइम जब किडनी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपकी क्रिएटिनिन लेवल ऊपर नीचे होने लगते हैं, जो कि फर्स्ट इंडिकेशन होता है। मेरा क्रिएटिनिन लेवल आज तक कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ। शायद ऊपर वाले की कृपा रही है कि किडनीज ने काम करना नहीं छोड़ा, कभी आज तक काम कर रही हैं। मेरा क्रिएटिनिन लेवल ऊपर नीचे नहीं हुआ, तो उन्हें पता नहीं चला कि हो क्या रहा है। फिर अल्टीमेटली जब आप ऐसे किसी दौराहे पे फंसे तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, बायोप्सी। मेरी बायोप्सी की गई। बायोप्सी का सैंपल न्यू दिल्ली भेजा गया बैंगलोर से, RNR हॉस्पिटल, रिसर्च एंड रेफरल आर्मी हॉस्पिटल। यहाँ पे ये पता चला कि आई वॉज सफरिंग विद MPGN टाइप 2, दैट इज DDD, डेंस डिपॉजिट डिजीज, जो कि MPGN का भी थोड़ा एनहांस्ड वर्जन है एक्चुअली। इन माय केस उस टाइम जो मुझे डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे वो आर्मी डॉक्टर थे, कर्नल, मैं नाम नहीं लूँगा मैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो कैरेट, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट तुम कम से कम 2 टर्म रेलीगेट जरूर होगे। एंड रेलीगेशन मीन्स कि आप अपने कोर्स से 1 साल पीछे पास आउट होगे। कुछ आकस्मिक चीज़ें हुई, सर का TY आया, टेम्परेरी ड्यूटी आई, और उनकी जगह एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आए। उन्होंने वो आए एंड उन्होंने आते ही ग्रुप कैप्टन और कर्नल इक्विवेलेंट, सीनियर एडवाइजर दोनों के दोनों,
वो आए और कहीं ना कहीं मैं अभी इस मेंटल स्टेट में जूझ रहा था कि खुद को तैयार कर रहा था कि अब मैं 2 टर्म रेलीगेट हो जाऊंगा, 1 साल बाद अपने जूनियर से पास आउट होऊंगा। मुझे अगले दिन की बोर्ड मीटिंग में राउंड्स में, जब आप हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं और मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो राउंड्स होते हैं सीनियर ऑफिसर्स के रोज सुबह। उस राउंड में मुझे पेपर हैंड ओवर किया जाता है। वो पेपर में लिखा होता है कि यू आर बीन बोर्डेड आउट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। सो इट वाज लाइक, मेरा ब्लड प्रेशर इतना गिर गया था कि मुझे वहां से ले जाया गया एकदम से। आप समझ सकते हैं कैसा लगा होगा बिल्कुल से, कि आप एक रात पहले तक खुद को ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि मैं 1 साल बाद पास आउट होऊंगा, 1 साल बाद पास आउट होऊंगा। मतलब एक ड्रामा से निकल नहीं पाए और फिर दूसरा ऐसा ड्रामा जो कि निकलने लायक ही नहीं है, झेलने लायक ही नहीं है। याद तो मैं नहीं करना चाहता हूँ सर, बट अब जब मैं रुकता हूँ, पीछे बैठ सोचता हूँ और पीछे बैठता हूँ, तो ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ें मैंने झेल ली हैं तो, क्योंकि सर जब आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई सा भी और स्पोर्ट्स खेलते हैं तो चोटें लगना बंद नहीं होती। तो जब उतनी केयर के साथ जब आप चीज़ें करते हैं तो चोटें लग जाती हैं। तो फौजी ट्रेनिंग तो ऐसी जहाँ पे चोटें लगना बहुत आम बात है। इस चीज़ को मेंशन मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उन दर्दनाक पलों को इसलिए भी याद करता हूँ कि शायद उनसे मैं वो प्रेरणा स्रोत की तरह यूज़ कर पाऊँ, उससे एज अ मोटिवेशन यूज़ कर पाऊँ, ताकि मुझसे नीचे वालों के साथ अगर ऐसा कुछ हो तो आई कैन बी दी सपोर्टिंग पिलर टू देम, कि कोई बात नहीं, लाइफ में आके बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। जब आपने ये चीज़ अपने माता पिता को फिर बताई तो सर क्या मेरी उनका रिएक्शन था और आपने कैसे बताया? इट वॉज ओवर द फोन और आप अपना बैग लेके सीधे पहुंच गए? सर मेरे पिताजी को ये बात पता है और मेरी माताजी को ये बात अभी भी नहीं पता है। मेरी माताजी एक माइग्रेन पेशेंट है और हमें ये चीज़ मना की गई है कि उन्हें ना ही बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा गम, कोई भी चीज़ उन्हें नहीं बतानी है। आपको अभी निकले कितना टाइम हो गया मेडिकली बोर्ड आउट हुए? सर इट्स बीन मोर देन अ ईयर। बोर्ड देने के Yes. और 1 साल से आपकी माता जी को नहीं पता? मेरा कोर्स कमीशन हो चुका है सर। कब कमीशन हुआ अगर आप बताना चाहें? अभी जो 27 या 28 नवंबर की जो पासिंग आउट हुई है आईआईटी की, ओके। माय कोर्स गॉट कमीशन। सो अभी 2024 नवंबर की बात कर रहे हैं? जी। अक्षत, आप बात कर रहे थे कि फाइनली बीमारी के बारे में पता चल गया और डिटेल में आपको पता चल गया, चाहे ऑफिसर के थ्रू हो चाहे आपने उसके बारे में बाद में थोड़ा स्टडी किया होगा एग्जैक्टली मुझे किस बीमारी से मैं निकाला जा रहा है। आपको एकेडमी भेज दिया जाता है वापस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, फिर क्या हुआ? आपने अपने पिताजी को कैसे बताया और उनका तुरंत रिएक्शन क्या था? जो पहले शाबाश आपको बोल रहे थे, सो फिर क्या हुआ? सर पिताजी के रिएक्शन से मैं कहूँगा मुझे एक पिता का दृढ़ संकल्प दिखा, एक समर्थन भाव दिखा अपने बच्चे के प्रति, और मुझे वो चीज़ दिखी, मुझे अब वो चीज़ महसूस होती है कि पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए उनका बच्चा ज़्यादा मायने रखता है रिगार्डलेस ऑफ उसका प्रोफेशन। नो डाउट कि बहुत बड़ा धक्का था हमें कि एकदम से कल तक जो जिंदगी बिल्कुल अच्छी चल रही थी, एकदम सब चीज़ें ट्रैक पे आ चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि भगवान ने सारी दुआएं सुन ली हैं। आज हमने ऐसा क्या कर दिया कि भगवान ने सारे अभिशाप हमें ही दे दिए। जो कल तक लग रहा था कि हम ही सबसे अच्छे हैं, आज एकदम से भगवान हमारे ही पीछे क्यों पड़ गए। तो मैंने पापा को बताया कि मुझे प्रॉब्लम हुई थी, ऐसा ऐसा है। मैंने एकदम से नहीं बताया कि मुझे मतलब मेरे साथ ये हो चुका है। धीरे 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 फ्यूल इंजेक्शन की तरह उनको धीरे धीरे एंड फाइनल डे, 1 हफ्ते के अंतराल के बीच में जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया और जब मैंने बताया तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे पिताजी भी एडमिट हुए थे और उन्हें 2 बोतल ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा था। सदमा लगने से? उनको नौकरी से ज्यादा सदमा ये लगा था कि मेरे बेटे को क्या हो गया, ये कौन सी बीमारी लग गई उसको। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी को शायद मुझ पे यह भरोसा है कि मेरा बेटा इस काबिल है कि वो बहुत कुछ कर लेगा जीवन में। हाँ, सपना टूटा, बहुत बहुत दर्द हुआ, पर उन्होंने कभी दिखने नहीं दिया मुझे। मैं ये कहूँ कि मैंने ये देखा कि मेरे पिताजी को बहुत बुरा लगा, तो ये एक नाइंसाफी होगी, क्योंकि उन्होंने कभी पता नहीं चलने दिया कि ऐसा कुछ होगा। सो बेसिकली कल जहाँ उनके इकलौता बेटा एक तो होना, ऊपर से वो एक अफसर बन रहा था, उनसे
एक स्टेप आगे ही था, लाइफ सेट दिख रही थी। ऑल ऑफ सडन वो ट्रांजिशन हुआ कि ठीक है, लाइफ में जो हुआ सो हुआ, बट लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है तो वो बहुत बड़ी बात है कि मेरे बेटे को ऐसा हो गया। सो बेसिकली वो एक ड्रामा एक बाप के लिए, एक पेरेंट के लिए झेल पाना मुश्किल है। सो उसके चलते उन्हें एडमिट होना पड़ा। वही सर, वो इकलौता बेटे से भी ज्यादा बड़ी चीज है इकलौती औलाद। इकलौती औलाद सर। बट ही स्टूड बाय माय साइड वेरी फर्मली, हमेशा सपोर्ट किया। एकेडमी में जब लौट के आए तो थिंग्स वर नॉट वेरी इजी, बिकॉज यहाँ से ही मैं 20-25 दिन पहले गया था ये सोच के कि अगले टर्म में आई एम गोइंग टू बी सीनियर मोस्ट, मैं ये चीज़ें करने वाला हूँ, मेरी ये अपॉइंटमेंट बनने वाला हूँ, मेरी मेरिट बहुत अच्छी चल रही है। एंड नाउ you are just doing nothing, and you are just seeing people doing things. So it was all so traumatic. मैं ये चीज़ कहूँगा कि मेरे दुश्मन को भी वो देखने को ना मिले, क्योंकि सर किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा जब दिल लगा लेते हैं ना, और वो चीज़ जब आपसे छीनी जाती है, बहुत तकलीफ होती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मतलब जितना मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने एक चीज़ स्टार्टिंग में कही थी कि रिकमेंडेशन मिलने पे जो खुशी होती है वो रिकमेंड हो के ही फील किया जा सकता है, और मैं चाहूँगा कि लोग वो फील करें। मैं उसी सेंस में ये भी कहूँगा कि ये वाली जो तकलीफ है, ये लोग कहते हैं कि हम समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता जब तक उसको बीते ना। और मैं नहीं चाहूँगा कि किसी को बीते। आपका कुछ, जब फाइनली अगर मैं बात करूँ ट्रांजिशन, सो अभी एक स्कूल से एक बच्चा कॉलेज गया, कॉलेज के बाद वो एकेडमी में आया जहाँ पे जीसी तैयार होते हैं, जेंटलमैन कैडेट्स कहा जाता है। उसके बाद ऑल ऑफ सडन वो ट्रांजिशन सिविल लाइफ में दोबारा आना है, और इस बार एक बीमारी के साथ आना है। सो तो वो चीज़ें हैं कि वो जो आपकी हेल्थ वाइज जो चुनौतियाँ थी, और ऑल ऑफ सडन अब सिविल का माहौल के साथ अडेप्ट करना, उसे रूबरू होना, उसे अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, उसमें क्या चुनौतियों का आपने मेजरली सामना किया जो आपको ऑल ऑफ सडन लगा और थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, वो मैं जानना चाहूँगा वो क्या थी। आपने जैसा बोला सर कि स्कूल के बाद कॉलेज बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसके बाद एकेडमी जहाँ जीसी तैयार होते हैं, और उसके बाद अगेन बैक टू द सिविल लाइफ विथ नॉट बीइंग द नॉर्मल अक्षर त्रिपाठी। मैं अगर किसी से पूछूं जीसी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोग कहेंगे जेंटलमैन कैडेट। मैं इतना सब कुछ सहने के बाद, इतना सब कुछ से उबरने के बाद, मेरे लिए जीसी की फुल फॉर्म बदल चुका है। नाउ फॉर मी जीसी स्टैंड्स फॉर जेंटलमैन कैरेक्टर। एकेडमी आपको कैरेक्टर देती है, एकेडमी आपको स्ट्रेंथ देती है। और फौजी इज नॉट अबाउट वर्दी, फौजी इज माइंडसेट सर। फौजी आदमी यहाँ से होता है। जब हम 13.5 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ते हैं, तो 5 किलोमीटर के बाद सबकी जान निकल रही होती है। आप फिर यहाँ से दौड़ते हैं, अपने पैरों से नहीं दौड़ते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपका दिमाग आपको दौड़ाता है। मैं शायद उन गलियारों में फिर लौट गया जहां से मैंने स्टार्ट किया था, और इस बार शायद मैं उस मजबूती से नहीं लौटा हूं शारीरिक तौर पर, लेकिन मैं मानसिक तौर पर जिस बुलंदियों को छू के लौटा हूं, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। आई एम ऑन द रनवे अगेन, आई विल फ्लाई अगेन। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि आपका एकेडमिक जो रहा है स्कूल का, वो मैंने जाना देखा। आप टॉपर रहे, बेस्ट परफॉर्मर रहे बच्चों में। उसके बाद आईआईटी क्रैक करना वो बिरला ही लोग कर पाते, चुनिंदा ही कर पाते। तो आईआईटी में सिर्फ क्रैक नहीं करना, वो लाइफ वहाँ पे एज अ कॉलेज गोइंग वो आपने देखा। उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना और फौज में जाना, तो आप वो कहते हैं बहुत फाइन सिलेक्टेड में से 100 लोग बैठे मान लें फॉर एग्जाम्पल, सिंपल कैलकुलेशन में आईआईटी में 10 लोग हुए, ऐसे ही 100 लोग बैठे यूपीएससी के एग्जाम में, वहां पे मान लीजिए वहां पे 10 लोग हुए, तो वो 10-10 की कैटेगरी में आप रहे हैं। तो आप ये तो है डायमंड, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और तुक्का एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता। ये आपका बड़प्पन है, आप ये मुझे कह रहे हैं सर। बात सही है, तुक्का एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता। और बस मैं यही कहूँगा कि लाइफ चैलेंजेस फेंकती रहती है। एग्जाम्स क्लियर करना
रैंक लाना, ये सारी चीजें बहुत ही न्यूनतम चीजें हैं, बहुत ही मिनिमल चीज। मैं इसलिए ये बातें नहीं कह रहा क्योंकि मैंने क्लियर कर ली है तो मैं ब्रैग कर रहा हूँ चीजों को कि ठीक है कुछ नहीं होता है, ठीक है, दोज आर अचीवमेंट्स, बट द रियल अचीवमेंट ऑफ लाइफ इज लाइफ को कैसे जीतना है और लाइफ के एग्जाम्स में कैसे आगे आना है। और मैं अभी शायद लाइफ का एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे इसमें सेलेक्ट होना है और मुझे इसमें उन टॉप 10 लोगों में आना है, उस वाली चीज में। सो हमसे एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि इफ समवन आस्क आर यू अ सोल्जर, तो अक्षत कैन से आई एम सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म. You got me out of Forge. You didn't took Forge out of me. Correct, very true. I still say when on the very first day I went to the academy, I was taught, since I was from Cheetah Squadron, I was taught what's your blood group. I said O positive, and we were just given ragda for like 2 hours straight. And then we were told what's your blood group, it's C positive. And I still say my blood group is C positive. You can't get it back to O positive now. It's C positive. अच्छा अक्षत, आप मुझे एक प्रश्न का आंसर दीजिए. मैं मतलब बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए. वो ये कि आप एक साधारण परिवार से आए और उसके बाद एकेडमी में जाना, उससे पहले आईआईटी में जाना, तो एज अ पेरेंट, मतलब नॉर्मली पेरेंट्स क्या होता है, अपना भविष्य देखने लगते हैं अपने बच्चे में, अपना भी और बच्चे का इंडिविजुअल, कि मेरा बेटा बड़ा होकर कितना बड़ा अफसर बनने वाला है. और कहीं ना कहीं जो होता है, यानी कि मैं आपकी बात करूं, मुझे भी लगता है कि मैं अपने माता पिता को अब अपने इस लेवल पे लेके आऊँगा, उन्हें का ऐसा मैं बुढ़ापा संवारूंगा, मेरी फ्यूचर लाइफ ये होगी. सो वो जो पारिवारिक जो है कि आर्थिक रूप से कि आप हम्बल बैकग्राउंड से हैं, थोड़े साधारण बैकग्राउंड से हैं, सो उसमें आप अपने आप को कैसे इमेजिन पहले कर रहे थे, घर वालों को भी आपके आंखों में अपने सपने पूरे होते दिख रहे हो, और फिर अच्छा, और वो मानसिकता भी कि मैं अफसर बनूंगा, देश की सेवा करूंगा, स्टार्स मेरे कंधे पे होंगे, छाती पे मेडल होगा, पिताजी का भी कि मैं फख्र से बोलूँगा कि मेरा जो बेटा है वो इंडियन आर्मी में ऑफिसर है. सो ऑल ऑफ सडन इन दोनों चीज़ों में क्या अचानक आप कह सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि वो ट्रांजिशन जो था ना, कि खुशियाँ वो किस तरीके से तब्दील हुई और वो क्या इमोशन रहा होगा? देखिए सर, चाहे हम पड़ोस की बात भी करें. जी 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 सर, हर लड़के का अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो ये सपना होता है कि मैं अपने परिवार का उत्थान करूंगा, मैं अपने परिवार को उठाऊंगा, अपनी ब्लड लाइन का वो बंदा बनूंगा या वो लड़का बनूंगा जिसने परिवार का कल्याण किया, जिसने ब्लड लाइन का कल्याण किया, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया. और सबसे सही चीज ये होती है सर कि जब आपने कुछ सपना देखा हो और आप वो सपना जी पा रहे हो, वो एक बहुत रेयर चीज होती है. और जो शायद मैं उस रेयर ब्रीड में फॉल कर रहा था कि जो मैंने सपना देखा, मैं वो सपना पूरा करके वो उसे जी रहा था. ऑफ कोर्स फाइनेंशियली हम सोच रहे थे कि बस अब स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाएगी और सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, एवरीथिंग वुड बी वेरी नाइस. साथ में ये भी था, जैसे आपने स्टार्स का ही तो जुनून था जो मुझे उस तरफ लेके गया था. नहीं तो हमारे देश में, एटलीस्ट भारत में, तो इतने बड़े संस्थान में एडमिशन होने के बाद आज के जमाने में कोई फोर्सेस में आना उतना प्रेफर नहीं करता इन जनरल. सही कहा. क्योंकि पीपल आर नाउ मोर मनी ओरिएंटेड, उनका मनी मेकिंग माइंड हो चुका है. देश प्रेम था क्योंकि पला बड़ा उसी देश प्रेम वाले कल्चर में, बातचीत उन्हीं लोगों के बीच में होती थी, उठना बैठना उन्हीं लोगों के बीच में था. सो आई नेवर फेल्ट लाइक दैट आई एम नॉट अ फौजी बैट. जब ये सब ट्रांजिशन हुआ, आई नॉट से ट्रांजिशन, व्हेन दिस एंटायर थिंग हैपेंड, जब ये पूरा साइकिल चला, तो सर ये साइकिल इस तरीके से चलता है ना कि आप फाइनेंशियली तो टूटते ही हैं, और उसके बाद से जब आप इकोनॉमिकली यू आर नॉट दैट स्ट्रांग, एक्चुअली आप उतने मजबूत नहीं हैं, आप थोड़े थोड़े मध्यम वर्ग से भी थोड़े नीचे ऐसे परिवार से आते हैं, तो आपके लिए चीजें से डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है. आपको ये नहीं पता कि अब अपना एजुकेशन कहाँ से कंटिन्यू करना, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ कंटिन्यू करनी है. मैं जब बाहर आया, मुझे पढ़ाई अपनी 5th सेमेस्टर से कंटिन्यू करनी पड़ी, मुझे रिपीट करना पड़ा, नहीं पता था कैसे होगी. जो भी बचा कुचा राशि थी, धनराशि थी, वो एडमिशन में लग गई. ये नहीं पता था 6th सेमेस्टर की फीस कहाँ से आएगी.
तब आप लोग आए मेरी लाइफ में, सपोर्ट आर हीरोज मेरी लाइफ में आए, और उसके बाद से इस चीज पे मैं बाद में प्रकाश डालना चाहूंगा। इसके पहले मैं एक चीज जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आपने मुझसे एक चीज पूछी थी कि पड़ोसी वाला जो सीन था कि अगल बगल वाले लोगों लोग का क्या कहते नजरिया, हैं, उनका नजरिया क्या है, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो डिस्कस करना है। फौज ने एक चीज तो बहुत अच्छे से सिखा दी, एक बहुत कॉमन फिनोमेना है IFF, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो, कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। ओके। तो सर मैं ये करना सीख गया था, तो मैंने उन पे ध्यान दिया जो दोस्त थे, जो सच में कंसर्न थे, जो चाहते थे कि कोई बात नहीं, आई वॉन्ट हिम टू रीबिल्ड अगेन, उन पे ध्यान दिया। बाकियों को व्हाट वी आर टॉट इन फर्स्ट टर्म में जो सिखाया जाता है कि तुम जब करोगे तो लोग गाली देंगे, तुम काम करते रहो। सो उन जो बोल रहे हैं मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला, क्योंकि मैंने सुना नहीं, मैंने उन्हें सुना जो मेरा भला चाहते थे। आज मैं एक्सप्रेस करना चाहूंगा सर, मैंने जैसे कहा था मैं बाद में आराम से बताऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत विस्तार में बातें करनी है। 5th टर्म का जो था सिस्टम सेट हुआ, सब कुछ हुआ। 6th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स मुझे नहीं पता था कि मेरी एजुकेशन कैसे कंटिन्यू होगी। आई हैड जीरो आइडिया। मेरे खर्चे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेरे सीनियर्स देख लेते थे, जो वेल विशर्स थे देख लेते थे, लेकिन कॉलेज फीस एक पॉकेट खर्चा नहीं है या छुटपुट खर्चा नहीं है कि आप कहीं से भी निकाल लेंगे, किसी से मांग लिया। कॉलेज फीस एक हेफ्टी अमाउंट होता है। सीनियर से पूछा, उन्होंने कोशिश की, नहीं हो पाया। उनमें से फिर एक सीनियर ने बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने मुझसे पूछा, सब कुछ पूछा, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाए। एंड देन आजकल जो एक बहुत ट्रेंडिंग चीज चल रही है मार्केट में, घोस्टिंग, मुझे घोस्ट कर दिया है। नो रिप्लाई, जीरो रिप्लाईज। ज्यादा इलाबोरेट ना करते हुए सर मैं ऐसे 2 ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंचा, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। वो जो 2 ऑर्गेनाइजेशन क्या वो बहुत प्रोमिनेंट है जिनका आप नाम लेना नहीं चाह रहे? सर अगर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा इसका मतलब वो प्रोमिनेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता। प्लीज प्लीज सर। तो उसके बाद फिर मुझे एक काफी सीनियर मेंबर है, उन्होंने मुझे बताया, मेरे सीनियर है, वो बहुत ज्यादा सीनियर है, उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि ऊंचे दुकान और फीकी पकवान के पीछे मत भागो, गो लुक फॉर द पीपल हु विल रियली हेल्प यू, जो इस मंशा और इस इंटेंशन के साथ बैठे हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे। एक बहुत कॉमन सेइंग है सर, मैं आपको आज बताता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, इंटेंट और कैपेसिटी। उन ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपेसिटी तो है पर इंटेंट नहीं है। फिर उसके बाद मैं मिला सपोर्टर हीरोज आप लोगों से, जहां कैपेसिटी अगर थोड़ी कम भी थी तो इंटेंट इतना ज्यादा था कि वो कैपेसिटी ओवरशैडो हो गई और काम हो गया। मेरी 6th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर की फीस कब भर दी गई मुझे पता भी नहीं चला। मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया गया, वहां पे जो सीनियर्स थे उन्होंने अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया। जो लोग सपोर्टर हीरो से जुड़े हुए हैं उन्होंने कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि मेरे साथ ये चीजें घटित हो चुकी हैं और मैं कुछ स्ट्रगल कर रहा हूं। एक मैं मां नहीं कहूंगा बट एक बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, और एक पर्सन इन लाइफ हु इज रेडी टू लिसन टू यू एंड हेल्प टू यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर ही और शी कैन। सपोर्टर हीरो एक दोस्त की तरह मेरे पास आया, जहां पे मैं खुल के रो सकता था, बोल सकता था, मांग सकता था, और इन टर्न मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखी गई। वो मुझसे सिर्फ हेल्प के लिए, मुझे सिर्फ हेल्प करने के लिए आए थे। मुझे ये चीज खुल के बोलनी थी। ये आपने जो भी प्लेटफॉर्म दिया मैंने बोल दिया। मुझे नहीं पता सर मैंने क्या बोला है, मैंने क्या शब्द चुने, जो था अंदर से निकला बोल दिया। बस थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। मैं इतना ही कहूंगा सर कि मुझे संवारा है आप लोगों ने। इस मंथ से मैं ये जरूर वादा करूंगा कि शायद थोड़ा समय लगे मुझे वापस खड़े होने में, पर आगे आने वाले जो भी मेरे जूनियर्स होंगे उनको संवारने में कहीं ना कहीं मेरा कंट्रीब्यूशन सपोर्टर हीरोज के थ्रू जरूर होगा। मैं एक और मैसेज यहां से जो भी सुने उसे देना चाहूंगा कि
लाइफ इज वेरी बिग, लाइफ खत्म नहीं होती। अगर तुम सोच लो एंड यू डिसाइड दैट यू वांट टू अचीव, देन लाइफ शोज यू द वे। मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैं कंप्लीट करके रहूंगा चाहे कैसे भी हो। सो SOH केम आउट ऑफ नोवेयर एज अ गॉड टू हेल्प मी आउट। सो नेवर गेट डिसहार्टेड। बुरा लगता है, कोई बात नहीं, बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि दैट इज व्हाट, बुरा नहीं लगेगा तो तुम मेहनत नहीं करोगे। बट खुद को टूटने मत दो। गाड़ी 10 की स्पीड पे चल रही है, चलने दो, गाड़ी रुकने मत दो, क्योंकि वापस किक मार के स्टार्ट करके चलाने में बहुत मेहनत लगती है। सो गाड़ी स्लो हो रही है, कोई बात नहीं, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। आपका ऑर्गेनाइजेशन शायद क्या पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उन लोगों का दर्द सहा जो कहीं छुप गए थे, जिनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, उनकी आवाज आप लोगों ने सुनी। क्योंकि भीड़ में हू-हा हो रहा है, सब सुन लेते हैं। अगर रेड कार्ड बेच के और पैसा मिल रहा है तो आप भी शायद मार्केट में रेड कार्ड उठा देते कि हाँ, बट यू चोज द ग्रीन कार्ड, क्योंकि आपको लगा कि ग्रीन कार्ड को जरूरत है। आपने आइडेंटिफाई किया कि जरूरत सच में कहां है, किसे पहुंचनी चाहिए, और जरूरत वहां पे पहुंची। और आपका जो सवाल था कि इस पूरी जर्नी ने मुझे क्या शेप दिया, मेरे अंदर रेजिलियंसी लाई कि सर कुछ भी हो जाए, अक्षय त्रिपाठी छोड़ेगा नहीं। He will keep on fighting, he will keep on fighting, he will keep on fighting, and he will keep on fighting till the time he will win. सो अक्षत, अभी आप अपनी बीटेक कर रहे हैं, राइट? जी। एंड लास्ट आपका सेमेस्टर है, स्टार्ट होने को है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई कि अभी तक आपका जो एजुकेशन एकेडमी में भी ठीक रहा और अभी भी जो है वो भी अच्छा चल रहा है, वो शानदार चल रहा है। मैं अच्छा नहीं है, शानदार कहूँगा। एक चीज़ आपसे जाननी थी कि मान लीजिए अब आपकी ग्रेजुएशन भी ख़त्म हो जाएगी, अभी कंप्लीट हो जाएगी, तो आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ योर ग्रेजुएशन, कंप्लीट होने के बाद आपके क्या प्लान्स, आगे क्या करना है, और आप अपनी जो जर्नी रही है, चाहे वो एकेडमी की हो, चाहे स्ट्रगल की हो, और चाहे एजुकेशन जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसको आप समाज के, अगर मैं वेलफेयर की बात करूं, तो आप कैसे उसे यूटिलाइज करने वाले हैं? क्या ऐसा कुछ सोचा है? जी सर, मैं जिस दिन बोर्ड आउट हुआ था उस दिन नहीं पता था कि करियर कैसे हो जाएगा, करियर क्या शेप लेगा। मुझे करियर को छोड़िए कुछ नहीं पता था कि मैं अगला दिन कैसे निकालूंगा। सॉरी, जब मैं बाहर आया और मैंने एक बहुत एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, मतलब मैं हमेशा मेरी कॉपी में लिखा रहता है वो, बीइंग इन अ डिल्यूजनल सॉन्डर। तो मैं हर जगह वो चीज़ कहता हूँ कि मेरे लिए मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, किसी और के लिए उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। पर्सपेक्टिव का खेल है, उसके पर्सपेक्टिव में वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मैं हमेशा एक सुई धागे का एग्जांपल देता हूँ, और मेरे लिए मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि मैं अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, कोई किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लेकिन सिंस जब इतनी सारी चीज़ों से आप स्ट्रगल करके इतनी यंग एज में आते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं शायद 22-23 साल का हूँ। मैं ये कहूँगा कि शायद मेरा दिमाग या मानसिक स्तर उस लेवल पे जा चुका है जहाँ एक 28 से 29 साल के वयस्क का होता है। मैं चीज़ों को उन एंगल से देख सकता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे वो एक पुश मिला कि इनके लिए कुछ करते हैं। उसके बाद जब मैं बाहर आया, बाकी फिर सीनियर्स से मिला, सब कुछ मिला, कहीं ना कहीं मुझे गाइडेंस मिली कि मैं सिविल सेवाओं के लिए जाऊं, सिविल सेवाओं के लिए आगे बढ़ूं। सबने यही कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, पढ़ाई में अच्छे रहे हो, वही बहुत कॉमन सी बात है। मैं कोई उस पर लेप लगा के नहीं बोलना चाहता, ये बहुत आम सी बात है जो होती है। सब सारे ग्रुपों में यही बातें होती हैं कि देखो तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, कोई बात नहीं, ये हो गया, तुम फिर बाउंस बैक कर जाओगे। बट मैंने हमेशा वही चीज कही है कि इंटेंट और कैपेसिटी। लोगों ने कैपेसिटी बोल दी, क्या मेरा इंटेंट है? उस समय पे शायद नहीं था, पर अब है। तो मेरे पास अब कैपेसिटी भी है, मेरे पास अब इंटेंट भी है। इंटेंट कैसे आया मैंने आपको बताया कि जब मैं समाज में आया, मैंने देखा समाज में बहुत
लोग सफर कर रहे हैं किसी न किसी टर्म्स में। आपने शायद जब सपोर्टर हीरो स्टार्ट की होगी तो आपने किसी का दर्द देखा होगा, आपको मन किया होगा इसे सपोर्ट करता हूं। वहां से वो सपोर्ट से आज वो सपोर्टर हीरोज एक एक इतना बड़ा लोग उसमें इतने सारे जुड़ चुके हैं, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है सपोर्टर हीरोज कि शायद आपने भी नहीं सोचा होगा जिसने पहले दिन आपने स्टार्ट किया होगा। बिल्कुल। मैं शायद सपोर्टर हीरोज की तो कभी बराबरी करना नहीं चाहता। मैं सपोर्टर हीरोज में सर्व करके ही खुश हूँ, मैं सपोर्टर हीरोज का मेंबर बन के ही खुश हूँ। बट हाँ, मैं सपोर्टर हीरोज के ईथोस को लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मैं जितना ज्यादा भला कर सकूं जेन्युइन लोगों की। अक्षत, अच्छा, क्योंकि आपकी एक जर्नी रही है, लंबी जर्नी, कम समय में आप अपने कैडेट्स भाइयों को जो आप ही की तरह मेडिकली बोर्डेड आउट हुए हैं, और क्योंकि फौज है तो कल भर्ती भी होगी और कल फिर एक शायद अक्षर त्रिपाठी जैसा आदमी मेडिकली बोर्डेड आउट हो सकता है, तो ऐसे लोगों को दोबारा इंस्पायर या अपने दोबारा काइंड ऑफ मोटिवेट होने के लिए, या उन्हें ऐसी क्या आप शिक्षा या उन्हें अपनी जानकारी शेयर करना चाहेंगे, अपना तजुर्बा शेयर करना चाहेंगे कि वो दोबारा अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी जागे और एक दोबारा एक लाइफ स्टार्ट करने का जुनून जागे? सर, आपने बहुत बचते हुए कहा कि शायद एक अक्षर त्रिपाठी फिर से हो। सर, फिर से अक्षर त्रिपाठी होगा, क्योंकि ट्रेनिंग इज लाइक दैट, चोटें लगेंगी। अब कमिंग बैक टू दी पार्ट जो आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं कि मैं अपना तजुर्बा क्या है जो अपने जूनियर्स को पास डाउन करना चाहूंगा। रेजिलियंसी, डटे रहो, अड़े रहो। और बहुत बुरा लगता है जब ये चीजें होती हैं। मैं नहीं चाहूंगा, मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे अक्षर त्रिपाठी होंगे, मैं चाहूंगा कि उनकी जनसंख्या जितनी कम हो। बहुत बुरा लगता है, लेकिन लाइफ खत्म नहीं होती, लाइफ नेवर एंड्स। लाइफ की खूबसूरती यही है, या रादर समय की खूबसूरती यही है कि सब कुछ हील हो जाता है। सो गिव इट सम टाइम। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि वो टीस चली जाएगी, वो टीस हमेशा रहेगी कि जो बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए। वो टीस आपके अंदर से कभी नहीं जाएगी। लेकिन लाइफ रुकती नहीं है। एक नवजात जिसको जन्म देते ही उसकी माँ अगर किसी रीजन से अगर चल बसी, तब भी वो नवजात पल जाता है। ये खूबसूरती है नेचर की। तो खुद को दर्द है, तकलीफ है, ट्रेनिंग में यही सिखाया गया है। अपनी ट्रेनिंग को सिविल लाइफ में इंप्लीमेंट करो। ट्रेनिंग was intended to make you a फौजी by your heart, by your blood, by your body and not by your rigs। तुम फौजी बन चुके हो। जिस दिन तुम्हें बोर्ड आउट किया गया, आज से उसे कहना बदल दो कि तुम्हें बोर्ड आउट किया गया, कहना स्टार्ट करो कि उस दिन तुम कमीशन हो, उस दिन तुम फौज में कमीशन हुए, बस तुम अंडरग्राउंड मिशन पे हो, सिविल रिग्स में, ऑफ रीबिल्डिंग योरसेल्फ। तुम्हारा मिशन है तुम्हें रीबिल्ड करना। ये मेरा एक मैसेज है। बहुत अच्छी लाइन्स आपने यूज़ की, बहुत अच्छी लाइन्स यूज़ की, जो मैं जूनियर्स को बोलना चाहूँगा। जी, बहुत अच्छी लाइन्स यूज़ की। मैं जनता को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हम आंकड़े या स्टैट्स की बात करें तो कहा जाता है कि 1985 से लेके टिल डेट 2025 स्टार्ट हो चुकी है, अंदाज़न 450 से प्लस, तकरीबन 500 400 450 के बीच में मेडिकली बोर्डेड आउट कैडेट्स हैं, जो इनके डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटी परसेंटेज है। और अंदाज़न हर साल जो भी हमारे अकेडमीज़ हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमीज़, एनडीए, नेवल अकेडमी, ओटीए, एयरफोर्स अकेडमी, ऑन एन एवरेज 8 से 12 कैडेट्स हर साल मेडिकली बोर्डेड आउट होते हैं, बिकॉज ऑफ द रिगरस ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ द प्रोटोकॉल जो भी उनका होता है उसको फॉलो करते हुए, और उसी से एक बोर्ड आउट हुए कैडेट अक्षर त्रिपाठी हमारे बीच में है।
अक्षत, मैं चाहूँगा कि आप हमारी भारतीय जनता को अपनी ज़िंदगी से जो आपने लर्निंग ली है, लेसन लिया है, वो आप हमारी जनता से ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। जी सर, मेरे लेसन्स खैर बहुत कम उम्र है, पर जितना भी मैंने सीखा है उससे मैं बस यही बताना चाहूँगा कि लाइफ में हम डरते हैं, जिसे अंग्रेजी में फियर कहा जाता है। फियर के दो मतलब होते हैं फॉर मी, और मैं चाहूँगा कि ये मैंने सीखा है और यही मैसेज मैं देना चाहूँगा। पहला होता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, मतलब कि सब कुछ भूलो और भाग जाओ, या ऑस्ट्रिच की तरह आंख बंद करके वहीं खड़े हो जाओ जैसे कुछ हो नहीं रहा, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। और दूसरा, जो डर लगने पे मैं करता हूं, जो मेरा फियर कहता है कि फेस एवरीथिंग एंड राइज, कि जो भी मुसीबतें आपकी तरफ फेंकी जा रही हैं उनसे लड़िए और फिर खुद को स्टैब्लिश करके दिखाइए, खुद को प्रूव करिए। और एक बहुत ही फेमस लाइन है सर, मैं उसी से अपनी बात मतलब खत्म करना चाहूंगा, शब्द को आराम देना चाहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सॉरी, मैं अपने हाथ पे लिख के लाया हूँ क्योंकि मुझे पता था ये बोलना है। क्योंकि ये लाइन है इतनी प्यारी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसले पस्त मत होने देना, कभी खुद को मत ये बिलीव होने देना कि तुम हार गए। लोग तुम्हें बोलते रहेंगे कि तुम हार गए, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, सिचुएशंस आर अगेंस्ट यू। यू बिलीव इन योरसेल्फ, अल्टीमेटली तुम जीतोगे। दैट्स इट। हौसला रखो, हौसला रखना बस। थैंक यू सो मच अक्षत, आपने अपनी बहुत शानदार कहानी, स्टोरी शेयर की हमसे, और वो हमें स्टोरी इंस्पायर करती है कि हमें अपनी डे टू डे लाइफ की कठिनाइयों से कैसे ऊपर उठना है, कैसे डिटरमिन्ड रहना है अपने काम के प्रति, और समस्याओं को नहीं गिनाना है, अपने जज्बे को कायम करके अपने मुकाम को पाने के लिए लगे रहना है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर एंड रियली जय हिंद।